सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नमस्ते स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। लेखांकन की मूलभूत अवधारणाओं के अंदर आय वसूली की अवधारणा और मिलान की अवधारणा यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो अपने पास में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है यानी आय वसूली अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमको ये बताता है कि आय कब मानी जाएगी। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं इसके डिटेल्स में कि क्या है आगे। आय वसूली की अवधारणा के अनुसार आय तभी मानी जाएगी जब वह वास्तव में वसूल होगी या प्राप्त होगी, यानी जब तक आपको इनकम कैश के रूप में, माल के रूप में या इक्विवेलेंट ऑफ कैश किसी भी मूल्यवान प्रतिफल के रूप में जब तक नहीं मिल जाती तब तक उसको आय नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आय तब मानना है जब, ये एक लेखक हुआ करते थे R.N. एंथोनी, इनके अनुसार ये बताया गया है कि आय को कब माना जाएगा। आय को उस तिथि को अर्जित माना जाएगा, उस डेट को अर्जित माना जाएगा जिस तिथि को वस्तुएं या सेवाएं नगद अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले ग्राहकों को उपलब्ध करवा दी जाएं। ग्राहकों को उपलब्ध करवा दी जाएं। तो यानी कि रेवेन्यू कब माना जाएगा R.N. एंथोनी के अनुसार, जब आप अपने कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज जब तक प्रोवाइड नहीं करवा देते, गुड्स या सर्विसेज जब तक आप अपने कस्टमर को, ग्राहक को प्रोवाइड नहीं करवा देते, उपलब्ध नहीं करवा देते, तब तक उस तिथि तक वे आय नहीं मानी जाएगी। जिस दिन आपने उनको प्रोवाइड करवा दिया, जिस दिन आपने कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करवा दी, जिस दिन आपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी, उस दिन क्या होगा, वो अपने लिए रेवेन्यू यानी आय मानी जाएगी, क्योंकि तभी उससे पैसा आपको रियलाइज होगा। तो यहाँ पे आय को मानने का मतलब ये हो गया कि आय को हमने बुक्स में ड्यू कर लिया। रेवेन्यू को या रेवेन्यू से संबंधित कुछ भी, जैसे कि सेल्स या सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी पैसा आएगा तो रेवेन्यू को हमने क्या कर लिया, बुक्स में ड्यू कर लिया। ड्यू करने का मतलब है कि वो देय हो गई संबंधित देनदार को या ग्राहक को। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अनुसार क्या समझ में आया आपने कि रेवेन्यू यानी कि आय की संकल्पना के अनुसार, आय की अवधारणा, आय की वसूली की अवधारणा के अनुसार ये माना जाएगा या ये अवधारणा मानी जाती है कि आय पुस्तकों में कब रिकॉर्ड होगी, तो जब भी आप आय से संबंधित उस तिथि को कस्टमर को, अपने कस्टमर को माल या सेवाएं दे देते हैं, उपलब्ध करवा देते हैं, उसी दिन से वो आय मान ली जाती है, भले उसके बदले में आपको कैश मिले या नहीं मिले। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होता है, अपने पास में बिजनेस दो तरीके के बताए गए हैं, एक तो ट्रेडिंग होता है और एक सर्विसेज होता है। तो ट्रेडिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया, नॉर्मल ट्रेडिंग भी आ गया, सर्विसेज का सेक्टर अलग है। तो यहाँ पे सामान्य व्यवसाय यानी नॉर्मल बिजनेस के अंदर आय की वसूली कब मानी जाएगी, जो ट्रेडिंग बिजनेस है उस ट्रेडिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग यानी सामान्य व्यापार के अनुसार आय की वसूली बिक्री पर मानी जाती है। जब आपने माल बेच दिया तो आय की वसूली हो जाएगी, यानी आय हो गई आपकी। जैसे ही माल या सेवाएं ग्राहकों को मिल जाती हैं, बिक्री की सामान्य प्रक्रिया पूरी हो जाती है, भले ही उसके बदले में आपको कैश मिले या नहीं मिले। यहाँ ये लाइन ये कह रही है कि आय को बुक्स में तभी मान लिया जाता है, बुक्स में इनकम को तभी मान लिया जाता है जब आपने वस्तुएं या सेवाएं अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा दी हैं और वहां बिक्री की सामान्य प्रक्रिया पूरी हो गई हो। लेकिन एक प्रोफेशनल सेवा प्रदान करने वाला जो अपनी सेवाओं के लिए पहले फीस लेता है, बाद में काम करता है, वकील,
सीए, डॉक्टर, इंजीनियर और भी कोई संबंधित पेशे हो तो वो, तो ऐसे पेशेवर व्यक्ति या ऐसे पेशेवर सर्विस देने वाले यानी प्रोफेशनल सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता के लिए आय की वसूली तब होगी, यानी उनके लिए इनकम रेवेन्यू तब माना जाएगा जब उन्हें वो रोकड़ में प्राप्त हो, जब उन्हें वो रोकड़ में प्राप्त हो। लेखा पुस्तकों में एंट्री भी आय के प्राप्त होने पर की जाएगी। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन कहती है प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल कौन? आपके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए या कोई भी तरह का प्रोफेशनल व्यक्ति जो पेशा या प्रोफेशन या किसी प्रकार का विशेष कार्य करके, सलाह का कार्य करके अपना काम, अपने पैसे, अपनी इनकम बनाता हो। तो ऐसे में प्रोफेशनल कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए इनकम तभी मानी जाएगी जब उन्हें वह नगद या नगद के बदले किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में प्राप्त हो जाए। और लेखा पुस्तकों में एंट्री भी आय के प्राप्त होने पर की जाती है। यानी अब आप कहोगे कि सब माल दे दिया, बिल दे दिया, आय हो गई, ठीक है, हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए क्या करेंगे? तो प्रोफेशनल क्या करेंगे कि जब तक लेखा पुस्तकों में एंट्री तब करेंगे जब हमको ये रेवेन्यू, आय प्राप्त हो जाएगी। अब आय प्राप्त होने का क्या मतलब हुआ? आय प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि वस्तुओं, सेवाओं या किसी भी प्रकार की आपने उचित सेवा अपने कस्टमर को दे रखी है, किसी व्यक्ति को दे रखी है, और उस देने के बदले में आपके पास जो भी कुछ आना है वही आपके लिए रेवेन्यू हो गया। व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं को बेचने से संबंधित किसी भी व्यक्ति से जो कुछ भी आना है धन के रूप में, वही आपके लिए रेवेन्यू हो गया। तो यहाँ पे रेवेन्यू जब प्राप्त हो जाएगा, आपको आय जब प्राप्त हो जाएगी, तब आपको बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करनी है। तो कुल मिलाकर के आय वसूली की ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा ये कहती है कि रेवेन्यू रियलाइज बुक्स में, जब भी रेवेन्यू रियलाइज होगा बुक्स में, उसकी एंट्री करनी है। रियलाइज होने का मतलब है कि जहां भी आपको पहचान में आता है कि आय होने वाली है, आय हो रही है, तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब यह छोटी सी उसमें बता देता हूं आपको कि क्या है रेवेन्यू। रेवेन्यू कब बुक करना है? अब जैसे मान लीजिए एक है मिस्टर नवीन, जिसको 50,000 रुपए का माल बेचा। मिस्टर नवीन को हमने क्या करा? 50,000 रुपए का माल बेच दिया। तो अब रेवेन्यू पहचानना आपको, रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ? होगा, रेवेन्यू रियलाइज होगा और आपको बुक्स में एंट्री करनी। अब रेवेन्यू रियलाइज कैसे होगा? कि सर आपने खुद ने ट्रांजैक्शन में लिखा है कि हमने मिस्टर नवीन को 50,000 रुपए का माल बेचा है, तो माल का पैसा आना है, तो इट मीन्स मिस्टर नवीन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा बुक्स में 50,000 रुपए से। और ये 50,000 रुपए काय के हैं? सर हमने कहा था सेल्स के हैं, तो क्या कर लेंगे? टू सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे 50,000 रुपए। तो यहाँ पे ये जो सेल्स अकाउंट है, ये हमारे लिए क्या हो गई? बुक्स में रेवेन्यू बुक हो गई, अकाउंट्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो ये अपने लिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट था। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बाद में मिलान की अवधारणा यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट को दूसरे शब्दों में हम ये भी कहते हैं कि अक्यूरल कॉन्सेप्ट, अर्जित अवधारणा। अक्यूरल कॉन्सेप्ट यानी कि अर्जित अवधारणा। मिलान की अवधारणा को दूसरे शब्दों में अक्यूरल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अब
इसके अनुसार क्या किया जाता है? इसके अनुसार ये किया जाता है कि किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित, किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से संबंधित जितनी भी रेवेन्यू आई है बुक्स में, जितनी भी रेवेन्यू आई है हमारी बुक्स में, हमने रिकॉर्ड की है, जैसे कि रेवेन्यू आ गई, एंट्री करने से बुक्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गई, तो उस अवधि के सभी खर्चों को भी ध्यान में रखा जाता है। भाई जिस साल की इनकम आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, उस संबंध में उस अवधि के, उस साल के खर्चों को भी इंक्लूड किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। और आप कहोगे कि सर खर्चों को तो ध्यान में, आय को तो ध्यान में रख लिया, लेकिन खर्चों का क्या करना है? तो सर ये करना है कि जिस रूप में या जिस अवधि की आय लेखा पुस्तकों में दर्ज की जा रही है, उसी के अनुरूप खर्चों को भी ध्यान में रखकर दर्ज किया जाएगा। जिस साल के इनकम आपने बुक्स में दिखाई है, जिस साल की इनकम आपने बुक्स में रिकॉर्ड की है, यहां मान लीजिए मैंने सन 2019-20 की इनकम बुक की है, तो इसी साल के मेरे को एक्सपेंसेस भी बुक करने हैं। इसी साल के एक्सपेंसेस बुक करने, आने वाले साल या पिछले साल के एक्सपेंसेस बुक नहीं करने। किस साल के करने? इस करंट साल के। करंट ईयर कौन सा? 19-20। ठीक है। तो मिलान संकल्पना यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहती है कि हमने करंट फाइनेंशियल ईयर की इनकम को बुक्स में तो ड्यू कर लिया, लेकिन साथ ही साथ हमें करंट फाइनेंशियल ईयर के खर्चों को भी बुक्स में दिखाना है। ठीक है। और जिस रूप में है, जैसे है वैसे ही दिखाना है, चाहे वो आपने कैश में किया हो, चाहे उधार रखे हो, पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। इसी अवधारणा के अनुसार यानी इसी मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको क्या क्या प्राप्त होता है बुक्स में? बकाया खर्चे, अग्रिम भुगतान, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अग्रिम प्राप्त आय, एडवांस में प्राप्त हो गई इनकम आदि का अंतिम खातों में समायोजन किया जाता है। अब आप ये कहोगे कि इस मिलान की अवधारणा से हमें पता कैसे चलेगा कि खर्चा बकाया है, खर्चा प्रीपेड हो गया है, यानी कि पहले ही दे दिया है, खर्चा हम, या देखो खर्चे के दो तरीके होंगे, या तो खर्चे का बकाया रह जाएगा या खर्चे का एडवांस में पेमेंट हो जाएगा, या तीसरा ये भी मान सकते हैं खर्चे पूर्ण रूप से पेड अप हो जाएंगे। पेड अप मतलब कि इस साल के जितने भी खर्चे थे हमने उनको कैश में पे कर दिया। तो यहाँ पे कैश में पे कर दिया इस साल के खर्चों को, तो उससे तो नहीं कह रहा ये मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि हमें इस साल के प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी देखना है। इस साल की हमने इनकम तो रिकॉर्ड कर ली, तो क्या ऐसी कोई इनकम है जो आनी बाकी है? ऐसी कोई इनकम है जो आनी बाकी है, या ऐसी कोई इनकम है जो हमने एडवांस में प्राप्त कर ली है? तो ये सब मैचिंग कॉन्सेप्ट में आता है। अब वो कैसे आएगा वो अपन थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे अभी, लेकिन पहले इसका एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इस अवधारणा को यानी इस कॉन्सेप्ट को अर्जित अवधारणा भी कहते हैं। अर्जित अवधारणा का मतलब वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है जिसके अनुसार, यानी कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अनुसार आय को देय हो गई, आय को जो देय हो गई है, भले ही नगद में मिली हो या नहीं मिली हो, भले ही नगद में मिली हो या नहीं मिली हो, उसी लेखा अवधि में दर्ज कर लिया जाएगा जिसमें ड्यू हुई या अर्जित हुई है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये थोड़ा आपको मतलब वो करेगा, कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जानना है मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो तो आपको बता ही दिया कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट इसी का दूसरा रूप है, लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में
जितनी भी इनकम बुक्स में रिकॉर्ड कर ली गई है, करंट फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी इनकम बुक्स में रिकॉर्ड कर ली गई है, भले ही उसका कैश में पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। समझिए इस बात को भाई, जितनी भी इनकम करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने बुक कर ली, भले ही वो हमको नगद में मिली या नहीं मिली, बुक्स में ड्यू हो गई हैं। ड्यू होने का मतलब है आपने कस्टमर को इनवॉइस निकाल के दे दिया, इनवॉइस निकाल के कस्टमर को दे दिया कि भैया पकड़, ये तेरा बिल है। तो ऐसे में एक्रूरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको भले ही इनकम बुक्स में कैश में मिली या नहीं मिली, जिस दिन आपने या जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने बिल उसको दे दिया अपने कस्टमर को, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, उसी टाइम उसको बुक ड्यू मान लिया जाएगा, उसी साल की इनकम मान ली जाएगी। सेम चीज खर्चों में, सेम चीज अपने खर्चों में है। यानी खर्चों में ऐसा हुआ कि आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में खर्चों का बिल एक्सेप्ट कर लिया, खर्चों का बिल एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद में भले ही उसका कैश में पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, आपके लिए खर्चे बुक्स में ड्यू हो जाएंगे साहब। पेमेंट करो या मत करो, बुक्स में आपको ड्यू करके दिखाने पड़ेंगे। तो एक्रूरल कॉन्सेप्ट इसी मान्यता को बताता है, इसी कॉन्सेप्ट को बताता है, एक्रूरल वाला कॉन्सेप्ट इसी मिथ को बताता है, इस थ्योरी को बताता है कि इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, दोनों अगर आपके बुक्स में ड्यू हो गए हैं तो उसी दिन आपको बुक्स में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, उसी करंट फाइनेंशियल ईयर में दिखाए जाएंगे जिस फाइनेंशियल ईयर से वो संबंधित हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।